कुकर में चावल रख दिया, बनने के लिए चावल बन रहा है, ये पूरा सिस्टम है। अब उसके अंदर क्या होगा, हीट दिया आपने, टेम्परेचर दिया हमने, टेम्परेचर देने से हीट मिलेगा, हीट की वजह से अंदर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा लेकिन प्रेशर चेंज हो जाएगा बाद में, राइट। मतलब कि अगर हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो उससे तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वाइस वर्सा हो गया, इंटर कन्वर्जन हो गया। तो इसको कप ऑफ टी है, क्या ये कप ऑफ टी। अब एक कप ऑफ टी आपके पास है और आपने क्या कर दिया, उसको ऐसे कुछ टाइम के छोड़ दिया, डिस्ट्रैक्शन सब होते ही है, उसका मैसेज आ गया, उसका कॉल आ गया, बगल में फोन रखा है और फिर चल छोटे फोन चला लेते हैं, वाले साहब ज्यादा नहीं, इसका ध्यान रखना भाई, इससे दूर रहना, इसलिए मैंने लगाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरव एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरव एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बढ़िया सा वन शॉट, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स इन वन शॉट, जहां पे हम एक लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को डिटेल में ट्राई करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गाइस सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 11th में हैं, स्पेशली तब जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मेरा ये मानना है कि एग्जाम में 1 घंटा ही पढ़ो, एग्जाम टाइम में 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि लगे कि हाँ पढ़ाई हुई है, कुछ अच्छी पढ़ाई हुई है। मतलब कि हमें अभी इस टाइम पे प्रोडक्टिव स्टडी करनी है, और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं पढ़ाई तरीके से। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं तैयार करेंगे, मजा नहीं आएगा पढ़ाई में, और आपको बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आए टॉपिक, सुनने में लगेगा सब कुछ आ गया, एग्जाम में जाओगे ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहला काम क्या करना है, नोटबुक निकाल लेना है। अगर आपको 1 घंटा भी पढ़ना है, नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, नोट्स को अच्छे से बनाइए, सारे नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। अच्छे मतलब कि इस लेक्चर के बाद आपको इस चैप्टर में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स में कवर कर दिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में। सो बेसिकली न्यूमेरिकल की कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एक भी नहीं है, इसमें सिर्फ डेरिवेशंस है और सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो डेरिवेशंस के और कॉन्सेप्ट्स के करने के बाद हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, जहां पे सारे न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे बेस्ड होंगे, इंक्लूडिंग सम एनसीईआरटीज, तो वो आपके कवर करा दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है फिलहाल कि अभी आपको अपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सबसे पहले ओके, सो मिस्टेक्स आर द प्रूफ यू आर ट्राइंग। मतलब कि अगर गलतियां नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, राइट। जब तक गलतियां नहीं करता इंसान सीखता नहीं है। तो कोशिश करते रहनी चाहिए, गलतियां भी करनी चाहिए, और गलतियां करोगे तभी समझ में आएगा हाँ आप कोशिश तो कर रहे हो। कोई कोशिश करने वाले ही गलतियां भी करते हैं, और ट्राई करने वाले ही गलतियां ही करते हैं। ट्राई करने वाले ही गलतियां करते हैं, जो घर पे बैठा है उसे क्या पता सही क्या गलत क्या। सो दिस इज अ स्पेशल कोट फॉर यू कि आप गलतियां करो और उससे पहले शुरुआत करो। शुरुआत करोगे तो गलतियां होगी, गलतियां करोगे तो इंप्रूवमेंट करोगे, इंप्रूव करोगे मतलब कि आगे बढ़ोगे। सो आगे बढ़ना है तो क्या करना है, सबसे पहले काम ट्राई करना है। सो यू हैव टू जस्ट ट्राई 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 ट्राई। चलिए भाई, तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर आने वाला भाई थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जहां पे हम डील करते हैं हीट और वर्क डन और टेम्परेचर के बारे में। वर्क डन, हीट, टेम्परेचर, समझ में आया क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन मतलब कि देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर और हीट का इंटर कन्वर्जन, वर्क डन का इंटर कन्वर्जन। एग्जांपल की बात करूं तो ये ब्रांच है फिजिक्स की उस पार्ट की जहां पे हम वर्क डन की हेल्प से हीट प्रोड्यूस करेंगे या हीट की हेल्प से वर्क डन प्रोड्यूस करेंगे। एंड दिस इज द ब्रांच वी हैव टू स्टडी ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, the branch of science that deals with the study of concepts of heat, temperature and pressure. ध्यान से देखिए, the branch of science that deals with the study of concepts of heat, temperature and their interconversion. अब यहाँ पे इंटरकन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि आपको, सपोज करो ठंड का मौसम है, ठंड लग रही है और हमने यहाँ पे ऐसे बहुत तेज से गया, रब किया, गर्म हो गया हमारा ये पाम गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गई। मतलब कि हमने वर्क डन किया, हीट प्रोड्यूस हो गई। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि चैप्टर में हमें पढ़ना है कि अगर हम वर्क डन करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम वर्क डन करते हैं तो इस वर्क डन की हेल्प से क्या हीट प्रोड्यूस किया जा सकता है। वर्क डन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। जैसे कि बात करें अगर हम, तो पहले के जमाने के जो इंजन हुआ करते थे, जैसे स्टीम इंजन हो गए, तो इनमें क्या होता था कि हमने हीट दिया और हीट देने के बाद वो इंजन प्रोसीड होता था, चलता था।
जैसे कि रेलगाड़ी हो गई, या ऐसे बहुत सारे स्टार्टर के इंजन हुआ करते थे जहां पे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगाते थे। क्या मैकेनिकल वर्क होता था विद द हेल्प ऑफ हीट। स्टीम इंजन में क्या होता है भाई, हीट दो, स्टीम बनेगा, उससे इंजन काम करेगा, मैकेनिकल वर्क डन करके देगा। मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे हीट एनर्जी से क्या कर दिया भाई, हमने एनर्जी हीट एनर्जी से क्या प्रोड्यूस किया, हमने प्रोड्यूस किया क्या, वर्क डन। मतलब कि अगर हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो उससे भी तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वाइस वर्सा हो गया, इंटर कन्वर्जन हो गया। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, हीट का कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, एंड साथ साथ पढ़ने वाले हैं क्या, इंटर कन्वर्जन। क्या पढ़ने वाले हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वाटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको मिलने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि असेंबली ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एक हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में क्या होता है कि भाई एक सिस्टम, एग्जांपल की बात करते हैं तो सपोज करो आपके घर में सिस्टम की बात करो अगर मैं, तो आप ले लो क्या, कुकर ले लो, कुकर में चावल रख दिया, बनने के लिए चावल बन रहा है, ये पूरा सिस्टम है। अब उसके अंदर क्या होगा, हीट दिया आपने, टेम्परेचर दिया हमने, टेम्परेचर देने से हीट मिलेगा, हीट की वजह से अंदर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा लेकिन अंदर का प्रेशर चेंज होता रहेगा बार बार, राइट। तो बेसिकली एक जो हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या होता है, असेंबली होता है किसका, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर, सभी चीजों का। क्या लिखा है, असेंबली ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सर्टेन वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के अगर इन तीनों के असेंबली की बात करें तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम नाम देते हैं। आई बात समझ लो, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्या, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, थोड़ा सा ही समझने वाला कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर सिस्टम की बात करते हैं, सपोज करो कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसको हमने हीट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने हीट दे दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम। हीट देने से किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लो टेम्परेचर T1 हो, इसका प्रेशर P1 हो, टेम्परेचर T1 हो, प्रेशर P1, मान लो अंदर से बाहर से सिस्टम पूरा क्लोज है, ठीक है भाई। तो क्या होता है कि किसी भी सिस्टम अब इस पूरे असेंबली को हम नाम देते हैं सिस्टम। मतलब इस पूरे असेंबली के अंदर जहां पे हीट भी दिया जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ है, कुछ प्रेशर भी है, और इसका कुछ वॉल्यूम भी तो होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन सभी का एक जो लार्ज नंबर ऑफ असेंबली होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इस पूरे को हम नाम देते हैं सिस्टम। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट चीज भी है यहाँ पे, क्या कि अगर मैं इससे बाहर बात करूं तो ये पूरा बाहर का जो पूरा का पूरा एनवायरमेंट है, ये सराउंडिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सराउंडिंग। मतलब कि एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम व्हिच कैन हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द सिस्टम। मतलब कि मान लो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इसका इंपैक्ट इस सिस्टम पे पड़ने वाला है। बाहर का टेम्परेचर से मान लो कि ये थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर दूं, ये कुछ ऐसा सा, ठीक है, ठीक है। मान लो बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, बाहर का टेम्परेचर बहुत हीट हो गया, तो बाहर का टेम्परेचर हीटअप हो गया या कूल्ड हो गया तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट सिस्टम पे पड़ सकता है। दैट मींस कि सिस्टम इस पूरे असेंबली को कहते हैं, इसके बाहर के सारी चीजों को हम नाम देते हैं सराउंडिंग्स। एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। आई बात समझ में भाई? ठीक है, क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम्स हमारे तीन टाइप के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क करना इंपॉर्टेंट इसको, ठीक है। तीन टाइप के सिस्टम कौन कौन से होते हैं हमारे, तो सबसे पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। मतलब क्या होगा इसका, कि जिस सिस्टम के अंदर से मास और हीट दोनों ही क्या कर सकता है, मतलब कि एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ में। एग्जांपल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहला ओपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूं क्लोज सिस्टम, और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा कौन सा है, आइसोलेटेड
सिस्टम, ठीक है, इसको पढ़ती है। क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो सपोज करो आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये थोड़ा सा गर्म है, या फिर आप चाहो तो क्या ले सकते हो, ग्लास ऑफ वाटर कह लो या फिर कप ऑफ टी कर लो। कप ऑफ टी है, क्या ये, कप ऑफ टी। अब एक कप ऑफ टी आपके पास है और आपने क्या कर दिया, उसको ऐसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, ये ठंडा हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर जो हीट है, ये हीट कहाँ चला गया, हीट चला गया सराउंडिंग्स में, ठीक है, और सराउंडिंग्स में जाने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ठीक है। एक चीज और भी हो सकता है हमें, क्या कि इसमें से भाई हो सकता है कि कुछ हॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या ऐसे कह लो कि टी, कुछ यहाँ से टी मतलब मिल्क, ऐसे कह लो यहाँ से बाहर निकल गया हो ज्यादा गर्म की वजह से, मतलब कि इवेपोरेट हो गया हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट कैन ट्रांसफर, इट कैन मतलब कि इसमें से एक्सचेंज हो सकता है हीट का और पार्टिकल का। इट कैन एक्सचेंज, द सिस्टम इन विच एक्सचेंज exchange of heat and particles are possible। आई बात समझ में, जिसमें पार्टिकल्स का एक्सचेंज और हीट का एक्सचेंज दोनों का पॉसिबल हो, उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की, तो क्या हो जाएगा भाई, मान लो हमने एक कप ऑफ टी लिया, ठीक है, ठीक है, कप ऑफ टी लिया और इसको यहां से क्या करते ढक दिया, ठीक है, ऊपर से कुछ रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, क्या हो जाएगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है भाई। नो एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब हो गया कि यहां से कोई भी पार्टिकल, सॉरी, नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, मतलब कि यहां से कोई पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल एटमॉस्फेयर में अब नहीं जाने वाला, लेकिन इसकी हीट तो कम हो ही जाएगी ना, कुछ समय बाद ठंडा तो हो ही जाएगा ये। तो नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, बट हीट कैन एक्सचेंज, ठीक है भाई, हीट कैन एक्सचेंज। तो इस टाइप के सिस्टम को हम नाम देते हैं क्या, क्लोज सिस्टम। फिर लास्ट में आता है हमारा कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्या हो गया कि भाई एक ऐसा सिस्टम, मान के चलो कि थर्मोप्लास्ट हो गया हमारे पास। अब देखो यहां पर क्या होता है कि यहाँ पे क्लोज तो है, फिर भी हीट यहां से बाहर कैसे चली गई। तो ये क्लोज सिस्टम जो हमारे पास आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सिस्टम आपको यहाँ पे क्लोज दिखाई दे रहा है, ऐसे ये सिस्टम क्लोज है। तो ये जो इसकी वॉल है, यहाँ पे जो वॉल है ऊपर से तो बंद है, ठीक है भाई, लेकिन ये जो वॉल है, इस वॉल की हेल्प से हीट बाहर निकल सकता है। इसको बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। क्या बोलते हैं भाई, डायाथर्मिक वॉल। मतलब कि ऐसी वॉल्स जो अपने में से हीट को बाहर निकाल सकती है, जिन मीडियम से, जिन वॉल्स की हेल्प से हीट बाहर निकल सकती है, उनको डायाथर्मिक वॉल्स कहते हैं। लेकिन ये जो थर्मोफ्लास्क है, ये क्या है, थर्मोफ्लास्क, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है कि इसका जो वॉल है, ये जो पूरा का पूरा वॉल है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा वॉल है, मान लो इसके अंदर क्या है, पानी रखा हुआ है भाई, ठंड का मौसम चल रहा है और गर्म पानी पीने के लिए हमने रख दिया। तो ये जो पानी है, ये पानी कैसा है, हॉट है, मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, इसका टेम्परेचर होगा हाई, ठीक है। लेकिन लेकिन ये हाई ही रहने वाला है, बहुत टाइम तक तो नहीं रहेगा, हाँ कुछ दिनों तक ये हाई रह सकता है। एग्जाम्पल की बात, कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक तो ये रह जाएगा हाई। मतलब क्या हो गया कि इसका टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को गर्म किया, बॉईल करते हो, पानी डाल दिया इसके अंदर, बंद कर दिया। ये पानी, देखो सिस्टम पूरा का पूरा क्लोज है, तो पार्टिकल एक्सचेंज तो करेगा नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, ये तो दिख रहा है सामने। लेकिन क्या इसका हीट एक्सचेंज होगा, नहीं, इसका हाँ हीट एक्सचेंज तो होगा, लेकिन बहुत स्लो रेट से होता है। मतलब कि इस सिस्टम को हमने एक एक्सेप्शन में माना हुआ है कि ऐसा सिस्टम है जहां पे ना तो पार्टिकल एक्सचेंज होता है, ना ही तो हीट एक्सचेंज होती है। मतलब दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों भाई, क्योंकि इसकी जो वॉल है, ये क्या कर सकता है, डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ exchange of heat,
एक्सचेंज ऑफ हीट। तो हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम है जो हीट को कुछ टाइम तक अपने पास होल्ड रख सकता है। तो हीट एंड मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज विद सिस्टम दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्या लिखेंगे, हीट एंड मैटर इज नॉट एक्सचेंजेबल। कुछ भी लिख दो आप, बात समझ में आ गई। एक ऐसा सिस्टम जहां से हीट एंड मैटर कैन नॉट एक्सचेंज इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है। आप इन सभी टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आगे आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, तो आप इसे ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहां से नेक्स्ट पेज में जाऊंगा ये सारी स्लाइड यहां से लीड हो जाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब होता है इसका, कि देखो जैसे कि नाम है इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्वल 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 सब कुछ यहाँ पे नजर आता है, सुनाई देता है। मतलब ये होगा कि एक ऐसा सिस्टम जो दोनों, मतलब दो ऐसे सिस्टम जो दिन का टेम्परेचर सेम है, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम। मतलब कि सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो थर्मली इक्वल हो, मतलब कि टेम्परेचर के बेसिस पे दोनों इक्वल हो, उनको थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल की बात करता हूं, अगर मान के चलो तो हमारे पास मान लो कि एक सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर हमने क्या कर दिया भाई, थोड़ा सा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो मैंने यहाँ पे एक वॉल लगाया, ये वॉल, इस वॉल को हमने नाम दे दिया क्या, इसको नाम दिया क्या, एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल नाम दिया। अब ये वॉल क्या करता है, ये वॉल एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ नहीं करता, मतलब कि इसमें से हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती। इस वॉल के बाहर हीट अपने आप नहीं जाएगी, हमें अलाउ करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो बेसिकली सिस्टम है। अब सिस्टम इस तरीके से बना रखा है कि भाई इसके अंदर ये ए सिस्टम, ये बी सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा वॉल कैसा एडियाबेटिक वॉल है। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब ये दोनों सिस्टम ऐसे हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। इसका मतलब कि थर्मली सेम नहीं है, राइट। किसी पर्सन ने क्या कर दिया, इस वाले सिस्टम को क्या कर दिया, उसने एक्सचेंज कर दिया। इस वाले सिस्टम को उसने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करके क्या कर दिया, इस वॉल को इसने एडियाबेटिक वॉल की जगह पे क्या कर दिया, डायाथर्मिक कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, डायाथर्मिक। डायाथर्मिक वॉल बना दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, वॉल बना दिया, ऐसे कर लो कि दो की लेयर थी, एक लेयर हटा दी, एक लेयर बच गई, कौन सी बची, एक बच गई डायाथर्मिक वॉल। अब क्या होगा कि यहाँ का सारा हीट यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर, और हमेशा हीट हाई टू लो फ्लो करता है। एक्सचेंज ऑफ हीट कैसा होता है, हाई टेम्परेचर हाई टू कहां फ्लो करता है, लो फ्लो करता है, ठीक है भाई। कब तक, जब तक कि थर्मली इक्विलिब्रियम ना हो जाए। याद रखिएगा, हमेशा चीजें हायर टू लोअर फ्लो करती है। कहां फ्लो करती है, हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है। कोई भी एक मटेरियल हो, कोई सा मटेरियल हो, कहां फ्लो करेगा, वो हमेशा हाई टू लो फ्लो करेगा। कोई सा मटेरियल कहां फ्लो करेगा, हाई टू लो फ्लो करेगा। तो यहाँ का सारा टेम्परेचर क्या करेगा, यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम क्या होगा, ऐसा आएगा जिस टाइम पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, जिस टाइम पे पहुंचने के बाद इन दोनों के बीच का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको भाई, इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसका मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, एंड इस टाइप के सिस्टम को नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम। So basically this concept is that the two system is said to be thermal equilibrium with each other if they have the same temperature and no exchange of heat. No exchange of heat between the systems and the surroundings. Systems और surroundings के बीच में exchange of heat ना हो रहा, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका यहाँ पे ट्रांसफर तो पॉसिबल है, लेकिन यहां से हीट यहां पे ना जाए, नो एक्सचेंज। आई बात समझ में। तो इस टाइप के सिस्टम को नाम देते हैं क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए बहुत बढ़िया हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आते हैं। क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो किसी
अब थर्मोडायनेमिक वर्ड यूज किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे मतलब वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर चेंजेस होते हैं, जैसे टेम्परेचर है। अब इस सिस्टम के अंदर किसकी बात करी हमने, बात करी टेम्परेचर की। किसकी बात करी हमने भाई, टेम्परेचर की बात करी। इस सिस्टम के अंदर क्या है जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। वैसे ही हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अब कुछ ना कुछ चेंज होगा तो उसका कुछ नाम नहीं देंगे, तो उसका नाम रहेगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। मतलब कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसका नाम रहेगा थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। वो कौन कौन से होते हैं भाई, या तो टेम्परेचर चेंज होगा, या प्रेशर चेंज होगा, या वॉल्यूम चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो होगा, तो नाम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सभी हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं। तो क्या लिखा है भाई, दीज आर द पैरामीटर्स। क्या होते हैं ये, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी सिस्टम्स के बिहेवियर के बारे में बताने वाला क्या होता है, बताने वाला होता है थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, जिसका नाम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड अदर कॉम्पोजिशंस को भी इसमें हम काउंट कर लेते हैं। क्लियर सबको भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे ये वाला आप लोग। चलिए भाई, रेडी स्टडी गो, आगे। तो इसके बाद अब आता है हमारा अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या रहेगा भाई, टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तो हमने पढ़ा, अभी पढ़ा क्या, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन वो सिस्टम्स के लिए था, क्या था वो, सिस्टम्स के लिए था कि थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जगह हमने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखो, a thermodynamical system is said to be equilibrium when state variables like pressure, volume, temperature do not change with time। मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अगर ये चेंज नहीं होते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि ये सबका टेम्परेचर, सबका प्रेशर, सबका वॉल्यूम सेम है। आगे क्या बोला है, आइसोथर्मल वॉल्स एंड डायथर्मिक वॉल्स एडियाबेटिक वॉल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए ध्यान से क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया क्या कि कुछ ऐसे वॉल्स होती हैं जो क्या करती है, अपने में से हीट को अलाउ करती है बाहर जाने के लिए। तो जो वॉल्स अपने में से हीट को बाहर अलाउ करती जाने के लिए, उसको हम नाम देते हैं क्या, डायथर्मिक वॉल, या फिर हम बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल वॉल। लेकिन जो अपने में से हीट को अलाउ नहीं करती, जो अलाउ नहीं करती कि हीट उसके सिस्टम में से बाहर जाए, उसको क्या नाम देते हैं हम, तो उसको नाम देते हैं क्या, एडियाबेटिक वॉल। क्या नाम देते हैं भाई, एडियाबेटिक वॉल। आई बात समझ में। अब आता है लास्ट में लास्ट में सेंस की आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या टॉपिक होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो किसी सिस्टम के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे हमें, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट्स। या फिर ऐसा कह लो क्या, इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि एक ऐसा मतलब रिलेशन, एक ऐसा इक्वेशन जो किसी सिस्टम के स्टेट की इंफॉर्मेशन दे हमें। और वो बेसिकली आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे पी क्या होता है, तो बेटा यहाँ पर पी होता है प्रेशर, पी क्या होता है, प्रेशर होता है। ये वी क्या होता है, यहाँ पे वी होता है वॉल्यूम, वी क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है मोल्स ऑफ गैस। तो हमने गैस कितना मोल्स लिया है, मोल्स ऑफ गैस। आर क्या होता है, आर होता है कांस्टेंट, आर की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ये होता है टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो बेसिकली ये कुछ हमारे ऐसे क्या होते हैं, कुछ ऐसे हमारे वेरिएबल्स हैं जो किसी इंफॉर्मेशन, किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, नोट करिए आप इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू स्टडी, और फोन क्या कहता है, चेक मी चेक मी चेक मी। मतलब कि ये तो बहुत होता है आप लोगों के साथ में, हर किसी के साथ में होता है। जब भी ट्राई करो पढ़ाई के लिए, डिस्ट्रैक्शन तो होते ही है, उसका मैसेज आ गया, उसका कॉल आ गया, बगल में फोन रखा है, और फिर चलो थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, ये वाला हिसाब बन जाता नहीं।
इसका ध्यान रखना भाई, इससे दूर रहना, इसलिए मैंने ये लगाया यहाँ पे। क्या किसी ने सजेस्ट किया था कि ये अच्छा होता है, अब मुझे लगता है सच में अच्छा होता है, ये सजेस्ट किया, उसको पता है ये चीज। तो बेसिकली एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू स्टडी, और फोन क्या कहता है, थोड़ी देर मुझे तो देख ले, हाय कहाँ पे गाना बैठा है, भूल गया क्या मुझे? अगर इस टाइम पे खुद पे ध्यान दे दिया तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू कि फोन पे ध्यान देने से। डिस्ट्रैक्शंस तो हर पॉइंट पे आते हैं, हर जगह पे आते हैं, हर जगह पे हर काम में डिस्ट्रैक्शंस है। बस आपको अपने काम पे फोकस लगा के पढ़ते रहना है। फोकस लूज तो नहीं हो रहा कहीं, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। 1 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई है, उसमें भी फोकस नहीं करोगे तो कब करोगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कौन सा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट नहीं है, अच्छा टॉपिक है। ये लॉ बताता है हीट एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट्स को, और इस चैप्टर का है भी तो ये चीज ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ मतलब कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज पढ़ना हमें, राइट? तो एनर्जीज के अंदर कैसे, अब हीट का एक्सचेंज भी तो एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से देखो, ये लोग क्या कहता है, ये लोग कहता है कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम, एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, पतला कर, ठीक है? चलो, तो मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है? एक सिस्टम है हमारे पास, और सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि ये एक साथ एक नहीं 3 सिस्टम, ठीक है? आइए समझते हैं इसको, ठीक है? मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये हमारे पास एक वॉल है, और हमारे पास ये एक वॉल है, ये ए है, ये बी है, और इसको नाम देते हैं सी। हमारे पास 3 सिस्टम है, ए बी सी। अब तीनों सिस्टम की खास बात क्या है, ध्यान से देखते हैं। ये जो सिस्टम है, ये जो वॉल है, ये वॉल किस प्रकार की है? तो ये वॉल हमने यहाँ पे बना रखा है क्या? आइसोथर्मल वॉल, आइसोथर्मल वॉल है, ठीक है? ये वॉल आइसोथर्मल मतलब कि इसमें से हीट आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं तो इसकी बात करिए, कैसा है? एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल है, मतलब कि इसमें से हीट पास नहीं होगा। यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट क्या है भाई? पॉसिबल है। और यहां पे क्या है? नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है भाई? चलो, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, अब यहाँ का, अब जैसे बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ की हीट यहाँ पे आसानी चली जाएगी, ठीक है? अभी यहां भी तो जाएगी, और यहां से यहां भी आएगी। तो ये लॉ बताता है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्या बताता है लॉ? कि दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर दो सिस्टम हमारे पास है और थर्मल, ये सिस्टम, ये मान लो ए है और ये बी है, इनके बीच में हीट एक्सचेंज कर सकता है, तो बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। इक्वेशन में बना दिया हमने, ठीक है? लेकिन जो हीट यहाँ पे जा रही है सी के साथ, सी और ए भी तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं क्या क्या कि भाई टेम्परेचर ऑफ, सॉरी पहले यहाँ पे बी आएगा ना, क्या भाई कि टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे दोनों। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डायथर्मिक वॉल है, और ये क्या करता है? हीट को एक्सचेंज करने देता है। तो यहाँ की सारी यहाँ पे जाएगी। जब यहाँ की सारी हीट यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा? ये होगा कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो लिखा हमने टीबी इज इक्वल टू टीसी। सिमिलरली सी का हीट ए में भी तो आएगा, लिख सकते हैं क्या कि टी ए इज इक्वल टू टीसी। इक्वेशन सेकंड में बना दिया। आई बात समझ में? अब अगर इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा? लिखो फ्रॉम 1 and 2। क्या देख रहे हैं यहाँ पे भाई? जब ये इसके साथ बराबर है, देखो बी सी के साथ बराबर है, ए सी के साथ बराबर है, तो हो नहीं सकता क्या कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, एंड दिस इज द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब इसको बोलते हैं क्या? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने ये बात तो कही थी, क्या कही थी? कि भाई अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और सी वाला किसी डी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। एग्जांपल की बात करते हैं वाला कि ए और बी आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है? यहां पर क्या बोला है? यहां पर ये बोला है कि बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
ठीक है, और बी और सी इक्विलिब्रियम में है, तो अकॉर्डिंगली दिस सिस्टम के अकॉर्डिंग सी और ए इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ए और बी भी क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या बोला है कि इफ द इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if A and B are separately thermal equilibrium, A and B are separately thermal equilibrium with the third system C, then system A and B are also in thermal equilibrium with each other. ये होता है zeroth law of thermodynamics, इसको आप अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई A और C सॉरी B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ए और बी भी क्या होंगे, कुछ टाइम बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, एंड इसी को बोलते हैं क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। सो गाइस टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से करना आपको काम, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है मेरे दोस्त, और सिलेबस बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे कौन सा, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अब देखिए इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, समझिए ध्यान से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्या, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इंटरनल एनर्जी, ध्यान से देखो। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है, देखिए कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के जो अंदर की एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब अंदर की एनर्जी कैसे आएगी भाई, किसकी वजह से आएगी, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, पार्टिकल्स की वजह से। एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल कितने ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन में है। एग्जांपल की बात करूं तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है भाई, अब इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं जितना ज्यादा मोशन करेंगे ना, उतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी सिस्टम के अंदर। हाँ, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी सिस्टम की होगी, इसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब कि एक बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से जो सिस्टम की एनर्जी आती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या होगा भाई कि इट इज द आएगा, ये नहीं आएगा, इट इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ो, आगे देखो। अब बोला है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो हीट और वर्क, ये दो ऐसे हमारे वेरिएबल्स है बेसिकली, जो नॉट स्टेट फंक्शंस होते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शंस होते हैं। हीट हमेशा जब फ्लो करता है ना, तो पाथ के थ्रू फ्लो करता है, पाथ चाहिए उसको फ्लो करने के लिए, अपने आप हीट एक्सचेंज नहीं करता। पाथ ऐसे कि मीडियम चाहिए, ऐसा कह लो, मतलब कि ये पाथ फंक्शनल होते हैं, स्टेट फंक्शनल मतलब बेसिकली स्टेट फंक्शन नहीं होते, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। अब आगे इसको समझेंगे बारीकी से कैसे होता है, तब तक आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है जी, आइए अब यहां पे टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे वेरिएबल्स जो साइज और शेप पे डिपेंड करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है भाई इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है कि ऐसे वेरिएबल्स जो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करते हैं। एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो मान के चलो कि मैं बात करता हूं टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर जो होता है वो 1 किलोग्राम कोल की बात कर ले पहले केस में, और दूसरा किसकी बात करें, 1 किलोग्राम पेपर की बात करते हैं। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम जो होता है कोल, वो बहुत कम होता है, साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, कम मात्रा में होगा, मात्रा की बात करो, अमाउंट की बात कर लो। पेपर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या दोनों के अंदर टेम्परेचर सेम होगा, नहीं, अलग अलग होगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर जो होता है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बात करूं तो एक छोटा सा बल्ब होता है, छोटा सा जो हमारा मान लो कि बल्ब नहीं, अब मान लो छोटा सा हमारे पास क्या है, एक निक्रोम का वायर है, उसमें करंट पास कराया, उस वायर के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है जितनी कि इतने बड़े मटेरियल से नहीं होगी।
तो साइज पे मैटर नहीं करता हीट और टेम्परेचर, मैटर करता है क्या, ये मैटर करता है मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो साइज पे डिपेंड नहीं करती है और कुछ चीजें ऐसे साइज पे डिपेंड करती है। तो हम अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि इंटेंसिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो साइज पे डिपेंड नहीं करते। मान लो टेम्परेचर, प्रेशर और ये क्या होता है हमारा, ये टेम्परेचर प्रेशर और मान लो हम ये टेम्परेचर प्रेशर और ये लेट इसको बोलते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो टेम्परेचर प्रेशर या जो एंथैल्पी हमारा होता है वो क्या होता है, ये कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होती हैं, वो चेंज विद साइज, साइज के साथ चेंज हो जाते हैं। बात करो इंटरनल एनर्जी की, वॉल्यूम की, मास की, मास जितना ज्यादा उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा, मास जितना ज्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी वो डिपेंड करती है किस पे, वो डिपेंड करती है किस पे, मास पे, वो डिपेंड करती है साइज पे। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो साइज पे डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं साइज पे डिपेंड नहीं करते। मतलब कि छोटे साइज का होगा लेकिन उसका उसका जो जैसे हमारे टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, टेम्परेचर कभी साइज पे डिपेंड नहीं करता। एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा जितना टेम्परेचर अपने पास रख सकता है उतना टेम्परेचर बड़ा सा पेपर नहीं रखेगा, बड़ा सा कार्टन नहीं रखेगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पे, वो साइज पे डिपेंड नहीं करता कभी। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार इसको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। चलिए भाई, तो इसको हटा दो अगर मैं, तो थोड़ा सा ये लिखते हैं नेक्स्ट। अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे बोला है साइन कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में, अब थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है कि कोई सिस्टम में हमने सिस्टम पे काम किया है या सिस्टम ने सराउंडिंग्स में काम करके दिया है। भाई कोई सिस्टम है उसको हमें इंटरनल एनर्जी दी है कि सिस्टम ने अपनी एनर्जी दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन की, तो सिस्टम के अगर वर्क डन की हम बात करें, तो अगर किसी सिस्टम पे वर्क डन हुआ है, मतलब कि ऑन द सिस्टम बोलते हैं, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हो गया, तो ये हमेशा इसका साइन नेगेटिव का आता है। डी क्यू हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन सिस्टम ने वर्क डन करके, मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। सिस्टम के द्वारा काम हुआ है तो इसका वर्क डन कैसा होगा, इसका वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। आई बात समझ में? ठीक है भाई। लेकिन अगर हमने सिस्टम के अगर हीट की बात करी, तो अगर हमने सिस्टम को हीट दिया है, मतलब क्या हो गया, सिस्टम को हीट दिया है तो सिस्टम ने हीट को ऑब्जॉर्ब किया है तो वो होगा पॉजिटिव। लेकिन सिस्टम ने हीट रिलीज किया है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। मतलब कि डी क्यू की बात करूं तो डी क्यू में क्या कॉन्सेप्ट आता है भाई, कि अगर ऑन द सिस्टम है क्या है भाई, ऑब्जॉर्ब आता है, तो ये कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। लेकिन अगर आता है कैसा, अगर ये आता है रिलीज, तो ये कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव। सिस्टम पे काम हुआ है, सिस्टम को हीट दिया है तो नेगेटिव, सिस्टम के द्वारा हीट लिया गया है तो पॉजिटिव। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव, इंटरनल सिस्टम का डिक्रीज हुआ है मतलब बाहर गया है तो नेगेटिव। मतलब कि डी यू की बात करूं अगर मैं, तो एक तो हो जाएगा पॉजिटिव और डी यू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नेगेटिव का। अगर डी यू मतलब कि अब यहां पर क्या है, इंक्रीज, तो पॉजिटिव मतलब कि सिस्टम अब्सॉर्ब करेगा, गिवन टू सिस्टम। ठीक है भाई, सिस्टम को इंटरनल एनर्जी, मतलब सिस्टम के अंदर एनर्जी दी गई है तो पॉजिटिव, टेकन आउट बाहर लिया है तो क्या हो जाएगा, टेकन आउट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई बात समझ में भाई, सिस्टम पे काम हुआ है, सिस्टम पे काम होने का मतलब क्या होता है कि सिस्टम पे वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा, ऑन द सिस्टम नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव। आई बात समझ में, सिस्टम को हीट दिया है, सिस्टम से हीट बाहर निकला है, सिस्टम को हीट दिया, सिस्टम हीट को ऑब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। सिस्टम से हीट बाहर निकला है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ने हीट को ऑब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, पॉजिटिव। सिस्टम से हीट बाहर निकला है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव। सिस्टम की एनर्जी बाहर निकली मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीजों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए फटाफट से, ठीक है। डन डन डन, ओके इसको नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है इंडिकेटर डायग्राम, मोस्ट, जैसा कि मेरा डायलॉग है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो बेकार सा हो, अच्छे टॉपिक्स है, ये टॉपिक अच्छा है। कैसे अच्छा है देखिए, समझते हैं हम। अब होता क्या, ये है क्या, फिर इसको समझना होता है कि है क्या। चलो ये है क्या, फिर इसको समझते हैं। तो ये है का मतलब ये होता है कि, अच्छा इसको यहां से हटाना पड़ेगा क्या, इसको नीचे कर देना, ठीक है। चलो है का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है जैसे कि अगर हमें a graphical representation of a state of system with the help of two variable, two thermodynamical variables, मतलब कि अगर हम दो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की हेल्प से अगर हम किसी सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, एक सिस्टम है, अब एक्सपेंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंशन कंप्रेशन के बेस पे आप देखना चाहे सिस्टम को, तो एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा कंप्रेस होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम, उसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, जिसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिस्टम को समझाते हैं। कैसे, ध्यान समझो। अब भाई देखो प्रेशर वॉल्यूम कैसे, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम घटेगा, ये चीज डिसाइड करते हैं सिस्टम एक्सपेंड करेगा या सिस्टम कंप्रेस होगा। आई बात समझ में। तो अगर मैं बोलूं आपको तो दो केस बना लेते हैं। पहला केस क्या हो जाएगा, पहला मान लो हम लेते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, तो सपोज करो ये P और V का ग्राफ दिखाता हूं आपको, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, ये मान लो इधर को प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इधर को वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम कभी भी एक्सपेंड होता है, सिस्टम मतलब क्या, सपोज करो कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है भाई, और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। ये सिस्टम है, ये इसका पिस्टन है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हमने रख दिया है, मान लो क्या है इसके अंदर, मान लेते हैं n मोल्स ऑफ गैस है। क्या है भाई इसके अंदर, n मोल्स ऑफ हमने गैस दे दिया, ठीक है। अब ये गैस जो होगा एक्सपेंड करेगा कंप्रेस होगा, तो इस पे डिपेंड करता है, मान लो कि ये हम सिस्टम पूरा, इस सिस्टम को मान लो कुछ हीट सप्लाई दे दिया, तो इस हीट की वजह से सिस्टम या तो एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा। कंप्रेस तो करनी होगा, हीट की वजह से एक्सपेंड ही करता है, तो मान लो हीट को हटा दिया तो कंप्रेस हो जाएगा। तो दोनों सिस्टम को समझना है। अब मान लो हमने हीट दिया, सिस्टम एक्सपेंड होने लग गया। एक्सपेंड होने का मतलब क्या होता है कि इसका ग्राफ, अब एक्सपेंड होगा मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इसका। हो सकता है कुछ समय बाद ये जो कंप्रेशन था, ये पिस्टन यहाँ पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, और इतना मान लो कुछ इसमें क्या हो जाए, एक्स मूव कर जाए ये, और इसके बीच में क्या हो, इतना वर्क डन हो जाए। तो ये सिस्टम जब एक्सपैंड करेगा तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन के केस में ये होता है कि इसका ग्राफ हमेशा, अच्छा देखो समझना, याद करने का ट्रिप क्या है कि सिस्टम अगर एक्सपेंड होके पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है तो ग्राफ ऊपर से नीचे मूव करेगा, मतलब कैसा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे, ध्यान से देखो। अब मान लो ये है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा, देखो मान लेते हैं सबसे पहले ये सिस्टम, ये पिस्टन यहां पे था, तो उस समय हम लेते हैं कि इसका कोई प्रेशर होगा, वो प्रेशर मान लेते हैं P1, प्रेशर का मान लेते हैं P1, ठीक है यहाँ पे। और उस समय इसका जो वॉल्यूम रहा होगा, वॉल्यूम मान लेते हैं V1। अब जैसे सिस्टम एक्सपेंड करेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते यहां से मान लो यहां से यहां पहुंच गया ऐसे, मतलब देखो अगर हम इधर बढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो पहले मान लो वॉल्यूम कहां पे था, यहाँ पे था, और वॉल्यूम यहाँ से एक्सपेंड हो गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये अब यहाँ पे मान लो क्या हो गया, वॉल्यूम V2। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा V2, ठीक है। यहाँ पे P1 था यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो वो V1 था, तो ये P1 V1 इसको नाम दिया पॉइंट A, और यहाँ पे वॉल्यूम V2, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा P2। तो इस बार ग्राफ नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, P2, V2। इसको थोड़ा अच्छे से अगर लिखते हैं हम, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे भाई कि P1, V1, ठीक है भाई, सबको समझ में आया, ध्यान से देखो एक बार, P1, V1, P2, V2, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, P2, V2, ठीक है,
और ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है भाई, P1 V2 V1 ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसी को बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? इंडिकेटर डायग्राम। यहाँ पे आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो कि ये जो ग्राफ है यहां से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और ग्राफ हाईलाइट करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं और मुझे किसी ने सजेस्ट करा सर इसको ठीक रखो। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको दिखा रहा है, ये ग्राफ ये दिखा रहा है क्या, ये दिखा रहा है, यहाँ पे लिखो क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्सपेंशन। ये एक्सपेंड हो रहा है, बात समझ में आ गई। जस्ट इसका रिवर्स होता है कंप्रेशन। क्या होता है इसका रिवर्स? कंप्रेशन। वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ये होगा कि हमारे पास सिस्टम होगा, ये बनाते हैं इसको भी। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन। तो इसमें ग्राफ क्या होता है, जैसे कि कंप्रेशन होगा तो पिस्टन नीचे आएगा। मान लो हीट सिस्टम लगाया था, रिमूव कर दिया, पिस्टन नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्यों भाई, नीचे से हीट मिल नहीं रहा, पार्टिकल्स मूव करेंगे नहीं, सिस्टम ऊपर जाएगा नहीं, वॉकडन पार्टिकल्स वॉकडन नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं। जब सिस्टम पे वॉकडन होता है तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे करते हैं, हीट की वजह से। हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कब? अब यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हीट क्या करेगा, इन पार्टिकल को एक मोशन प्रोवाइड करेगा। अब इन मोशन की वजह से क्या होगा कि इन पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब ये भागेंगे तो पिस्टन का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब हमने सिस्टम के हीट देने वाले सिस्टम को हटा दिया पूरा, तो इससे क्या होगा, हीट हट गया तो सारे काइनेटिक एनर्जी का मोशन रुक जाएगा, तो ये अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब कंप्रेशन होगा। जब ये कंप्रेशन आएगा तो ग्राफ ऊपर भागेगा। कैसे? प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टम छोटा होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। तो वॉल्यूम कम कैसे होता है? ऐसे। कैसे भाई, ध्यान से देखो। तो मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे पहले प्रेशर कितना था, पहले प्रेशर P1 था। थोड़ा सा इसका ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, मान लो किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या था हमारा, पहले P1। अब पहले प्रेशर क्या था, P2 था, प्रेशर क्या हो गया, P1। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम भाई मान लो पहले V1 था। अब यहाँ से मान लो कि यहाँ पे पहुंचने वजह क्या हो गया, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2 और इसका जो प्रेशर है कितना हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा, इसका जो प्रेशर हो जाएगा P2। तो इस पॉइंट पे जो सिस्टम हमारा रेडी होगा उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बना P2 और V2 और यहाँ पे बना क्या, P1 V1। ठीक है भाई, ये इसका कॉन्सेप्ट बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर A से B मूव हुआ है ग्राफ हमारा, यहाँ पे ग्राफ A से B मूव हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ मान लो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इसका क्या रहा होगा, इनिशियल पॉइंट इसका A रहा होगा और यहाँ पे पॉइंट क्या बन गया, B बन गया। तो यहाँ ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है तो ये ग्राफ ऊपर भाग रहा है। तो ये बेसिकली दो पॉइंट जो है, इसी ग्राफ को हम नाम देते हैं क्या, इसी ग्राफ को हम नाम देते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। जहां पे इंडिकेट कर रहा है ये डायग्राम कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये कंप्रेस हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंड हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन दो चीजें यहाँ पे हो रही है और इन चीजों की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज द डायग्राम व्हिच इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम और उसके स्टेट के बारे में। तो इसे बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। गॉट इट? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। ठीक है, चलिए भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर कोई सिस्टम, और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू बी टेकिंग प्लेस, या सेड टू बी टेकिंग प्लेस होगा यहाँ पे, कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के होने का मतलब क्या होता है कि स्टेट वेरिएबल चेंजेस विद टाइम, कि कोई भी स्टेट वेरिएबल है उस टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं, उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब यहाँ पे आता है कि प्रोसेस होते कौन कौन से हैं। बेसिकली 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी अकर इफ द thermodynamic variables of the system undergo change with time। अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं सिस्टम के, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे हाँ यहाँ पे कोई प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। क्या? कि इफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर अंडरगोइंग द चेंजेस विद टाइम, इट इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैज टेकन प्लेस। मतलब कि टाइम के साथ किसी फंक्शन का टाइम के साथ वर्क डन होना, ऐसा करो टाइम के साथ में इन प्रोसेस का चेंज होना, किसका? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का टाइम के साथ चेंज होना, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। इनका क्या मतलब होता है? कि ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता हो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो उसको बोलते हैं क्या? आइसोबारिक प्रोसेस। लेकिन अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, किस पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं हम क्या? उसको नाम देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और लास्ट में ऐसा प्रोसेस जो एडियाबेटिक हो, मतलब कि इसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट हो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट एक्सचेंज ना हो, जितना हीट पहले था उतना हीट बाद में भी रहे आफ्टर द प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर होगा वो सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है यहाँ पे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है भाई, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट देता है इस लॉ ने। इस लॉ ने कहा है कि भाई हमारे पास कोई सिस्टम, सपोज वी हैव अ सिस्टम, ये क्या है हमारे पास? सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर क्या है भाई? कुछ मॉलिक्यूल है, कुछ मासेस है, कुछ गैसेस है, कुछ भी हो सकता है। इस सिस्टम को हमने कोई एनर्जी दी। क्या दी हमने भाई? हमने इस सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है भाई। तो जो हम हीट एनर्जी देते हैं क्यू, वो क्या हो जाता है? वो होता है सी अपॉन में एन डेल्टा टी। तो सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या कि क्यू एन डेल्टा टी, ये इसका एक फॉर्मूला आता है, क्यू एन डेल्टा टी, ठीक है। अब C तो भाई क्या होता है? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, राइट। लेकिन जो हीट का फॉर्मूला Q होता है, ये हमने सिस्टम को दी है। तो सिस्टम क्या करेगा? इस हीट को दो तरीके से इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा भाई? या तो अपने काइनेटिक, अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, या फिर अपने को वर्क डन करेगा। यही है first law of thermodynamics. Any heat energy supplied to the system will use this energy in two ways. One is to increase its internal energy, and second one to just do work done on the system. या by the system, work done by the system। क्या होता है? देखो हमारे पास मतलब कि क्या है, मान लो कि इसका स्टेटमेंट प्रॉपर, इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो ये हो जाएगा। इसका प्रॉपर डेरिवेशन क्या है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। क्या मतलब होता है इसका? ध्यान से देखो भाई, इसका मतलब होता है कि डी यू जो यहाँ पर हमने दिया है, डी यू है, ये डी यू तो बेसिकली क्या है? इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हमारी। डी क्यू जो है ये क्या है? सप्लाइड हीट,
सप्लाइड हीट एनर्जी। और अगर मैं बात करूं DW तो वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम काम करके देगा भाई, हम नहीं करेंगे, बाय द सिस्टम। ठीक है भाई, ये हमारा रिलेशन है। अब देखो हमें पता है कि मान लो हमने एक पिस्टन लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो हमने पिस्टन लगाया यहाँ पे, क्या लगाया भाई हमने, हमने इसके अंदर पिस्टन लगा दिया। और ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन ने पहले मान लो ये पिस्टन यहाँ रहा होगा, यहाँ पे, अब इस पिस्टन पे वर्क डन होने की वजह से, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ऐसे ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। देखो भाई हमने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा एक सिस्टम। और भाई ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन ने यहां से मूव करके इतना आगे पहुंच गया, इतना आगे पहुंच गया, ठीक है, ये पिस्टन मूव करके गया। ये कैसा है, ये है मूवेबल पिस्टन, क्या ये मूवेबल पिस्टन है हमारे पास। और सिस्टम को हीट मिली, इसकी वजह से सिस्टम क्या हो गया, मान लो इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, मान लेते हैं dx डिस्टेंस, ये पूरा मान लो x लेंथ है, यहां से यहां तक मान लेते हैं लेंथ कितनी है इसकी, x है, इसका छोटा सा डिस्टेंस dx से सिस्टम मूव करके चला गया, तो सिस्टम कुछ ऑर्डर किया, सिस्टम ने कुछ वर्क किया, वर्क कितना हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है भाई वर्क जो होता है हमारा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स हमारा हो जाता है प्रेशर इनटू में एरिया, और इनटू में क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या है, तो प्रेशर तो भाई इस सिस्टम पे मान लो लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि सिस्टम के अंदर प्रेशर P है, इसका वॉल्यूम जो है वो V है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये पूरा यहां से यहां तक मान लो कुछ ऐसा सा, ये तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो A और dx ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dv, ये हमारा वर्क डन हो गया सिस्टम। तो इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं क्या कि dq इज इक्वल टू du और प्लस में p dv, और इसे ही तो बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी सिस्टम को जो इंटरनल, सिस्टम को जो हमने हीट एनर्जी का सप्लाई दिया है, किसी भी सिस्टम को जो हीट एनर्जी का सप्लाई दिया है, वो दो तरीके से इस्तेमाल होगा, कैसे, एक तो भाई वर्क डन करने में, और दूसरा अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। क्लियर हो गया सबको भाई। अब इस केस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि हीट व्हेन, यहाँ पे हीट आ जाएगा, इसको हम हीट लिखेंगे, इसको हीट is given to the system, dq is positive and temperature of the system increases, that is d positive, and the work done by the system will be given as a positive। मतलब कि जो dw होगा उसके लिए जरूरी चीज क्या है कि भाई जो हमने dq दिया है वो सिस्टम को दिया है तो पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर इसका बड़ा है तो इसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी पॉजिटिव, और जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिस्टम का जो वर्क डन हुआ है dw, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे क्या बोला गया है, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम व्हिच इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, इट विल यूज दिस ऑल, या वैसे डेफिनेशन के फॉर्म में बोलना चाहो तो क्या लिखोगे, the heat energy supplied to the system which is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed by the system is equal to the sum of its internal energy and work done on the system। बस कि सिस्टम में जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन और सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, ये दो जगहों पे सारी की सारी हीट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम सप्लाई देते हैं किसी सिस्टम को, एंड दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा डेरिवेशन एग्जाम में आता है, ये जब भी आएगा 3 मार्क्स का आपको मिलेगा, तो गाइस इसको अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। आई बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बेसिकली होने वाला है क्या,
बेसिकली होने वाला है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अब लिमिटेशंस क्या होती है भाई, हर लॉ ने कुछ ना कुछ कमियां तो छोड़ी है। तो इसने क्या नहीं बताया, सबसे पहले ने नहीं बताया कि इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट, हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने। इंफॉर्मेशन नहीं दिखा कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, पहली बात। दूसरी बात क्या, इट डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशन अंडर विच द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क, कि किस कंडीशन के अंदर मैकेनिकल वर्क किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हीट, इस लॉ ने नहीं बताया। ठीक है, ये इसकी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। एक कंडीशन तो पता होनी चाहिए भाई, कब कर सकते हैं, उन्हें बताया इन्होंने, बिल्कुल नहीं बताया। तीसरा, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क डन कंटीन्यूअसली, कब तक, कितनी ज्यादा और कितनी हद तक हम मैकेनिकल वर्क डन कर सकते हैं किसी हीट एनर्जी की हेल्प से, ये चीज उन्होंने भी नहीं बताई। आई बात समझ में? एंड दिस इज द फेलियर ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है भाई, ऐसे प्रोसेस जो रिटर्न आ जाए अपनी जगहों पे, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। भाई ऐसा प्रोसेस, जो प्रोसेस क्या हो, जो रिटर्न आ जाए, जो इनिशियल स्टेट जहां से प्रोसेस होना स्टार्ट होता है वापस वहीं पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और जो ना है इसको नॉन साइक्लिक। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, देखो एक बार समझते हैं। हम मैक्सिमम केसेस में सिलेंडर का एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास सिलेंडर है, मान लो हमारे पास सिलेंडर है ऐसा, ठीक है, पिस्टन वाला, ठीक है, ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स आगे बढ़िया बढ़िया से यहाँ पे गैस के, ठीक है। अब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो है, ठीक है, ये जो पिस्टन है, मान लो इस पे वर्क डन हुआ, वर्क डन होने के वजह से क्या हो गया कि ये पिस्टन इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, ये पॉइंट बी तक गया, यहां तक गया, और दोबारा अपने पॉइंट ए तक आ गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इट इन दिस प्रोसेस सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स इंटरनल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, उसी के बेसिस पे इसकी इंटरनल एनर्जी डिसाइड होती है। मतलब कि ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोसेस जो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जो ना भाई वो क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक। इन दिस प्रोसेस सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन। तो मान लो ऐसा हो जाएगा कि ये सिस्टम यहां ऐसे था, ये क्या हो जाएगा केस में, ये यहां से यहां पहुंच गया, किसी पॉइंट पे पहले ए पे रहा होगा, अब बी पे पहुंच गया और वापस नहीं आ रहा, वापस ये नहीं आ रहा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, इस टाइप के सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे क्या, नॉन साइक्लिक सिस्टम। रिमेन्स एट दिस सिस्टम, पहले यहां था, अब यहां से यहां शिफ्ट हो गया, वापस आ ही नहीं रहा, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन साइक्लिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारे यहाँ पे आने वाला है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट वैसा ही है, जो प्रोसेस रिवर्स हो जाए वो रिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो वो इरिवर्सिबल। एग्जांपल की बात करते हैं तो अ thermodynamic process taking a system, a thermodynamic process taking a system from initial state to final state is reversible if process can be turned back such that system and the surroundings return to its original state। मतलब कि जिस तरीके से, जिस जगह से सिस्टम ने अपना फंक्शन स्टार्ट करना शुरू किया था वापस वही पहुंच जाए, मतलब कि सेम चीज है, इसको रिपीट करने का नहीं पता, रिवर्सिबल रिवर्सिबल जैसा होता है। तो सिस्टम अगर इनिशियल फेज में दोबारा आ जाए, अपने पोजीशन पे दोबारा आ जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। जो ना वही रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या रहेगा, अ प्रोसेस व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, hence it is such process that the system and its surroundings do not return to its original state। अगर कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग्स अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं तो रिवर्सिबल, ना है तो इरिवर्सिबल। सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं तो रिवर्सिबल, ना है तो इरिवर्सिबल। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई ये अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, बट हालांकि स्टेटमेंट ये था, कोई डेरिवेशन नहीं है। तो एक बार समझते हैं, ध्यान से देखो। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ दो स्टेटमेंट के मिलकर बना है। एक तो बताया भाई
प्लैंक्स कांस्टेंट और एक सेल्सियस स्टेटमेंट। क्या कहता है ये प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन which would absorb heat from source and convert 100% of heat into work। मतलब कि एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% एनर्जी कन्वर्जन करे। सिंपल सा स्टेट, ठीक है। मतलब कि मान लो हीट एनर्जी से वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट एंड, ठीक है, मतलब हीट एनर्जी लेके, और मतलब मान लो कि हमारे पहले वाले स्टीम इंजन हो गए जो हीट लेके एनर्जी और मतलब मैकेनिकल वर्क डन करके देते हैं। तो ऐसा कोई इंजन बन ही नहीं सकता जो जितनी हीट ले उस सभी का इस्तेमाल करके वर्क डन करके दे, खुद के लिए कुछ काम करना, खुद के लिए कुछ यूज ना करे, ऐसा नहीं होता। हर सिस्टम पहले क्या करता है, हीट को खुद के लिए यूज करता है और बाद में उसका इस्तेमाल करता है किसके लिए, उसका इस्तेमाल करता है किसके लिए, उसका इस्तेमाल करता है आगे करके देने के लिए वर्क डन। तो बेसिकली ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई मतलब मशीन इंजन बन ही नहीं सकता जो सिर्फ और सिर्फ यहां से सोर्स से हीट ले वर्क डन करके दे दे, खुद इन्वॉल्व उसमें ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंजन कैन नॉट बी फॉर्म्ड व्हिच कैन कन्वर्ट 100% who has 100% efficiency। ऐसे कह लो, a system cannot be constructed, a engine cannot be constructed whose efficiency is 100%, which is not possible। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी सिस्टम काम करेगा वो कुछ एनर्जी खुद के लिए यूज करेगा, खुद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो सारी की सारी हीट एनर्जी से वर्क डन नहीं दिया जा सकता, इसलिए कुछ एनर्जी कम तो रह जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेलेस्टियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन व्हिच वुड ट्रांसफर फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी। मतलब कि देखो, ये कहता है कि ऐसी कोई मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो अपने आप कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ चीजों को ट्रांसफर कर सके। आमतौर पर ऐसा होता है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर चीजें मूव करती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। थिंग्स मूव्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। मैं हीट की बात कर रहा हूं, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी हीट होती है वो हीट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, हमें पता है चीज। लेकिन ऐसा कोई मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो अपने आप लो टू हाई फेंके। जैसे हमारे घर में कूलिंग, मान लो एसी लगा हुआ है, अब एसी में क्या होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है, वो कूलिंग बाहर आती है, लेकिन कूलिंग अपने आप बाहर नहीं आएगी, आएगी तो हर तरफ चली जाएगी। लेकिन उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज सके, ऐसी कोई मशीन नहीं है। उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें कूलर, वो फैन लगाना पड़ता है, जो फैन चलता है कूलिंग आगे जाती है, पंखा घुमाता है तो पूरे कमरे में कूलिंग फैल जाती है। लेकिन ऐसा कोई मशीन नहीं है पॉसिबल जो क्या करे, जो मतलब अपने आप कोल्ड टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, लो टू हाई ट्रांसफर कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाई टू लो अपने आप होता है, ये होता है डिफ्यूजन, मतलब अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होता है। लेकिन लो टू हाई नहीं हो सकता अपने आप, उसके लिए वी नीड सम एजेंट जो कि लो से हाई तक चीजों को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज होता है क्या, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अब बढ़ते हैं बड़े ऐसा टॉपिक आगे की तरफ, ठीक है भाई। अब आता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां से इस चैप्टर के मेन डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं कि वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है। क्या होता है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस एक कंडीशन होती है जहां पे टेम्परेचर रहता है हमेशा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें वर्क डन करके देना है कि सिस्टम को। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम कैसे बनाएंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो सिस्टम हमारा मान लीजिए ये रहा, ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये हमारा एक पिस्टन है, ठीक है, और यहां पे एक लगा हुआ है ऐसे, ठीक है भाई। चलिए, तो हमने यहां पे लगा दिया ये पिस्टन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है सिस्टम के अंदर, ठीक है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स है, मान लो कि हमने n मोल्स ऑफ गैसेस ले लिया। क्या ले लिया भाई, n मोल्स ऑफ हमने गैस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, n मोल्स ऑफ गैस लिया और यहाँ पे लगा दिया सिस्टम ऑफ हीट,
सिस्टम ऑफ क्या लगा दिया हमने, हीट लगा दिया। इस हीट की वजह से ये सिस्टम मूव करेगा और मान लो ये यहां से यहां तक मूव करता है dx डिस्टेंस, क्योंकि मान लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस थी इसकी भाई x थी, ठीक है। क्या था भाई, तो इस सिस्टम का हमने क्या देखा कि इसका जो पूरा का पूरा लेंथ है वो पूरी x है, और पूरा का पूरा x लेंथ में से ये क्या करता है कि हीट सप्लाई देने की वजह से थोड़ा सा dx मूव करता है पिस्टन, ठीक है। इसमें कुछ वर्क डन होता है, बाय द सिस्टम मूव करता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हम इसको मान लेते हैं क्या, ए। मान लेते हैं किसी पॉइंट पे इसका प्रेशर P1 है और किसी पॉइंट पे इसका प्रेशर, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। किसी पॉइंट पे, अभी किसी पॉइंट पे प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, जब एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा एट टेम्परेचर T। तो ये चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पर क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इस तरीके से सिस्टम को बनाते हैं एट कांस्टेंट, ये सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हमेशा। आइए चलिए, तो बाय यूजिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं इस पे जो वर्क डन हुआ कितना हो जाएगा हमारा, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन का मतलब होता है क्या कि फोर्स को ले सकते हैं प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है भाई। अब वर्क डन अगर आइसोथर्मल की बात करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे आइसो, ठीक है। आइसो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में dv। ये dv बन जाएगा क्या कि एरिया इनटू में dx इज इक्वल टू वॉल्यूम। आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है आपको, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा P और यहां पर हो जाएगा dV। हमें पता है एज वी नो भाई, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, आइडियल गैस की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT पढ़ा है। तो हमें यहाँ P चाहिए, P के फॉर्म में करना है। क्योंकि ये जो वर्क डन हुआ है छोटा सा हुआ है, इसको हमने नाम दिया है DW, वर्क डन हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू nRT और अपॉन में भी। आई बात समझ में, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो भाई DW इज इक्वल टू nRT अपॉन में V और यहाँ पे dV। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, कहां से कहां तक, V1 से V2 के फॉर्म में, ठीक है। तो DW तो क्या बन जाएगा, तो W बन जाएगा प्रॉपर, राइट। DW क्या बन जाएगा, W बन जाएगा, वर्क डन हो गया इसके ऊपर। अब ये जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना है, देखो N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/V और यहाँ पे V1 से V2। सॉरी इसको इंटीग्रेट तो किया नहीं अभी, एक मिनट रुक जाओ। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा V1 टू V2, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 1/V और dV, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब 1/V का जो इंटीग्रेशन होता है ln होता है V, ln V हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे nRT, अब इसको क्या लिख सकते हैं ln V, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 से V2 तक। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देते हैं तो वर्क डन आइसोथर्मल की जो वैल्यू हमारी बन के आएगी क्या हो जाएगी nRT, और हमने क्या कर दिया अपर लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा भाई ln V2 माइनस ln V1, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे nRT और ln V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं क्या ln V अपॉन में V2 अपॉन में V1, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है ln V2 अपॉन में V1। अब ln V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू, ln जब हटता है तो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, 1 ln इज इक्वल टू
लॉग, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू हमारी आती है कन्वर्ट होके कितनी, 1 ln जो होता है लॉग और साथ में 2.303 इसके बराबर होती है वैल्यू हमारी। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे NRT, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, लॉग तो लिखेंगे लेकिन साथ में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा NRT, और यहाँ पे 2.303 लॉग V2 अपॉन में V1, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसको ले आएंगे बाहर तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जो होगा हमारा आइसो, ये हो जाएगा कितना 2.303 NRT, सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो, इसको हटा दूं, ध्यान से देखो, वर्क डन आइसो इज इक्वल टू 2.303 लॉग V2 अपॉन में V1, ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 2.303 NRT, अच्छा यहाँ पे NRT मल्टीप्लाई में लिख देना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग P1 अपॉन में P2, मतलब कि V2 अपॉन में V1 P1 अपॉन में P2 के बराबर होता है, ये चीज आप समझ सकते हैं। लास्ट में लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन आइसोथर्मल फॉर N इज इक्वल टू 1, मतलब 1 मोल ऑफ गैस हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 RT, और लिख सकते हैं लॉग V2 अपॉन में V1, और यहाँ पे मतलब इतना लिख दो बहुत बहुत है, ठीक है भाई, ये हमारा पूरा होता है क्या वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की। वर्क डन जब भी होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वो कुछ ऐसा होगा लॉग, इसके फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट आता है कि भाई वर्क डन, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर ले क्या, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 RT, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग V2 अपॉन में V1, या फिर लिख सकते हैं 2.303 RT लॉग P1 अपॉन में P2, P1 अपॉन में P2, ये पूरा इक्वेशन 4, ये किसके लिए होगा 4 1 मोल ऑफ गैस, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो N इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको। ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आया है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना आप लोग क्या, कि ये जब आएगा यहाँ पे डेरिवेशन तो आपको पूरा करके दिखाना है, और तब जाके आपको इसका मतलब प्रॉपर मार्क्स मिल पाएगा। एक चीज और याद रखना है क्या कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो हम लिख सकते हैं P1 P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन में V1, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। इफ यू गाइस वांट टेक दिस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, याद रखना। और डेरिवेशंस हमारे इस चैप्टर जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी अच्छे हैं, एग्जाम में आने वाले टॉपिक है सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए एक बार, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्या कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एडियाबेटिक का मतलब होता है कि अगर आपको पता हो ध्यान से तो इस प्रोसेस के अंदर पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर आपको याद हो ये चीज तो पीवी गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। हमने पढ़ा है पीवी गामा इज इक्वल टू के होता है, ये इसकी कंडीशन अगर आपको याद हो। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमें यहाँ पे बताना है कि इस कंडीशन पे वर्क डन होगी तो क्या होगी। ध्यान से देखो भाई, सपोज करो हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है, ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास एक पिस्टन है 2, ठीक है, ठीक है, ये पिस्टन
और हमने इसके अंदर भाई मान लो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डाल दिए हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है? तो मान लेते हैं एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हमारे पास है। कितना है भाई? एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, एन एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। अगर इस पूरे पिस्टन की लेंथ मान लो कि x है और जितना ये मूव हुआ, मूव कब होगा भाई? तो मान लेते हैं कि हमने इसको सिस्टम में हीट सप्लाई दिया और हीट की वजह से ये पिस्टन पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से मूव हो गया। ये पहले ए पे था, अब मान लो ए से कहाँ मूव हो गया? बी तक मूव चला गया। जब पिस्टन ए से बी तक मूव हुआ है तो उसके इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो। तो मान लेते हैं पहले इसका प्रेशर P1 रहा होगा और बाद में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? P2। सिमिलरली पहले वॉल्यूम V1 और बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। P और V तो है ही, कांस्टेंट है, ये PV का जो प्रोडक्ट है। तो इस पे जो वर्क डन होगा, ये जो वर्क डन हो रहा है कितना होगा, हमें उसको निकालना है। हमने पढ़ा है एज वी नो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, फोर्स इनटू में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। तो वर्क डन, जो छोटा सा वर्क डन मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए हुआ, वो डी डब्ल्यू ये हो जाएगा एफ इंटू में डी एक्स के बराबर। और डी डब्ल्यू जो होता है वो हो जाएगा प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में डी एक्स। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा पी एरिया इंटू में डी एक्स, हमने पढ़ा अभी का पी इंटू में डीवी। तो ये इसका एक वर्क डन निकालने का हमने सीख लिया। क्या ये क्या आ गया भाई? ये इनका वर्क डन आ गया। ये तो पी डीवी, डीवी पी तो वी के फॉर्म में आया। हमें इसका वर्क डन प्रॉपर निकालना है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। और टेम्परेचर के टर्म में, अच्छा जिस टाइम पे मानते हैं कि ये कंडीशन हो रही थी वहां पर टेम्परेचर हमारा T1 रहा होगा और बाद में टेम्परेचर कितना हो गया? T2। तो ये टेम्परेचर तो इसमें वेरी कर रहा है, टेम्परेचर के फॉर्म में हमें निकालना भी है। आइए डिस्कस करते हैं कितना इसका हो सकता है। अब देखो, अब एज वी नो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें यहाँ वी चाहिए, तो हमें वी चाहिए तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे भाई पी इज इक्वल टू वी गामा कॉन्स्टेंट माइनस। आई बात समझ में? अच्छे से लिख दो। ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये गामा माइनस का हो जाएगा। पी जगह प्लेस कर देंगे। तो हमने पढ़ा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी, हमने कर दिया इंटीग्रेट यहाँ V1 से V2 के फॉर्म में। तो ये तो भाई W बन जाएगा पूरा वर्क डन हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा लिख सकते हैं क्या? थोड़ा चेंज करें इस कलर को, तो कलर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के वी माइनस गामा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा? जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखिए, जहां डाउट हो कमेंट करना, मैं हेल्प करूंगा चीज में आपको। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, क्योंकि हम भाई वॉल्यूम मान लो V1 से चेंज होकर V2 तक पहुंचा है। भाई अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मान लो यहाँ पे जो वॉल्यूम था V1 था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। तो उस केस में हम इसका क्या ले रहे हैं? वेरिएशन ले रहे हैं। उस केस में कितना वर्क डन हुआ तो हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? के तो कर दिया मैंने बाहर। ठीक है भाई, ये कांस्टेंट है। कलर इसका मैं चेंज करता हूँ, कलर पे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। चलो, अब यहाँ पे क्या बचा? V का गामा बच गया, ठीक है, और यहाँ बच गया dV। ठीक है भाई, इतना व्हाइट कलर ले तो कैसा रहेगा? ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्क डन बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा? येलो ठीक लग रहा है यार, ये लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ के, तो यहाँ पर हो जाएगा V का गामा में क्या होता है? ध्यान से देखो, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो जाएगा क्या? V गामा, अच्छा माइनस था ना ये, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस में लिखो भाई, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। V माइनस गामा
और dv, तो माइनस का गामा प्लस का 1 हो जाएगा, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, और यहाँ पे v1 से v2 रहेगा, ठीक है, जो इसकी लिमिट थी वो कितनी रहेगी हमारी, v1 से v2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1। ये बात समझ में आ गई कैसे किया, क्लियर है। फिर पावर में इंक्रीज कर दिया और जो पावर बनता है वो नीचे आ जाता है, तो इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे के, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस गामा प्लस 1 को बाहर कर दिया, अंदर बचा गामा माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। जो v1 से v2 तक था वो तो हमारा सेम है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है आपको, यहाँ पे थोड़ा चेंज करने वाला हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, के ऐसे रहेगा माइनस गामा प्लस 1, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने इसको चेंज कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे ध्यान से, मैंने लिखा v1 जो इसका पावर है इंटू में v माइनस गामा। आई बात समझ में, नहीं समझ पाए, क्लियर हो गया। मैंने इसको ओपन कर दिया, अब इससे मान के चलो हमें पता है कि x की पावर 1 है इंटू x की पावर माइनस 1 है, तो x की पावर क्या हो जाता है 1 माइनस 1 होता है ना, तो सेपरेट करके मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो इसको हम v1 से v2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर सकते हैं, मैं अब k से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, तो 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, k से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ आपको, k यहाँ पे अंदर आ गया, v ऊपर और v नीचे भी, लेकिन ये प्लस का गामा ऊपर आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये यहाँ से नीचे आगे लिख सकते हैं कि v अपॉन में v की पावर गामा, और यहाँ पे आ गया k, v1 से v2 तक। बात समझ में आ रही है सबको भाई, ये जो प्लस माइनस का टर्म था नीचे ले आया, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब लास्ट है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना था हमें, तो वर्क डन हमें निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, और मैंने लिमिट प्लेस कर दी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा k तो हमारे पास है ही v2 1, ठीक है, अपॉन में v2 गामा, माइनस में क्या हो जाएगा k यहाँ पर रहेगा, और जहां v2 है वहां पे v1 आ जाएगा, तो v1 1 अपॉन में v1 गामा, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। मतलब मैंने सिर्फ इस जगह पे v2 एक बार रख दिया, दोनों की जगह पे एक बार v1 रख दिया, सॉल्व कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है, क्या, ध्यान से देखो, अगर आपको पता हो कि pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या कि p1 v1 गामा इज इक्वल टू p2 v2 गामा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सेपरेट को भी इक्वल लेके चलता हूं, मान के चलो इसको, तो p1 v1 गामा है इज इक्वल टू k होता है। मैं अगर नीचे वाले की वैल्यू पुट करूं, मान के चलो यहाँ पे v1 गामा, तो v1 गामा इज इक्वल टू क्या होगा k अपॉन में p1 हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे v1 गामा इज इक्वल टू k अपॉन p1 हो जाएगा। सेम चीज v2 के साथ भी होगा, v2 गामा इज इक्वल टू k अपॉन में p2 हो जाएगा। मैं उन चीजों को यहाँ और यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, ऊपर हमारा k2 है v2 है, जहां v2 है वहां पर क्या आ जाएगा v2, जैसे यहाँ पे v1 इज इक्वल टू आ जाएगा, तो v2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, लिख सकते हैं v2 गामा इज इक्वल टू k अपॉन में p2, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा k और p2 चला जाएगा ऊपर, माइनस में सेम प्रोसेस, यहाँ पे k, यहाँ पे v1, और यहाँ पे क्या था हमारा v1 था, दोनों जगह क्या लिखेंगे k अपॉन में p1, तो यहाँ पे k और यहाँ पे क्या हो जाएगा p1, ये पूरा यहाँ से। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा हमारा, फाइनल इक्वेशन बचेगा w इज इक्वल टू 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा v2 p2 v2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p1 v1, ठीक है भाई, यही तो आपका मेन इक्वेशन था गॉर्डन के बराबर। अब pv इज इक्वल टू nRT के बराबर होता है, राइट, इसको हम चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट में जो इक्वेशन बनेगा, अब यहाँ पे देखिए इसको, ये बन जाएगा गामा इज इक्वल टू, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ पर p2 इज इक्वल टू nRT2
nR T2 और nR T1, बस खत्म। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू nR बाहर आ जाएगा, nR अपॉन में 1 माइनस गामा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये आपका फाइनल वर्क डन आ गया फाइनल वर्क डन इनटू किसका, फाइनल वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां पे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा क्या, जो वर्क डन हमारा आया इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वो कितना आया, ध्यान से देखो। तो वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस जो हमारा आया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एन आर अपॉन में गामा, मतलब 1 माइनस गामा और ये T2 माइनस T1, ठीक है भाई, ये इसका इक्वेशन आ गया। फाइनल इक्वेशन ये आपका आएगा, फाइनल इक्वेशन nr, और ये n मोल, अगर 1 मोल ऑफ गैस की बात करूं तो n की जगह पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू r अपॉन में 1 माइनस गामा और T2 माइनस T1, ये आपका फाइनल वर्क डन आ जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम ऐसा क्या होता है कि आप इसको प्लस में लिख दो, गामा वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सम टाइम ऐसा कुछ लिखते हैं, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो मैं लिखू r अपॉन में गामा माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस T2, सबका साइन चेंज कर दिया, बस खत्म। इस तरीके से टोटल वर्क डन आता है कब, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, कि जब भी कभी कोई हमारा गैस है अगर वो एडियाबेटिक एक्सपेंड करता है, कोई भी गैस एडियाबेटिक एक्सपेंड करता है, तो उस केस में कितना वर्क डन होगा, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे समझना है, और एग्जाम में आने वाले टॉपिक में से टॉपिक है। क्लियर है, नोट करिए आप इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी करिए, फटाफट से कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए तो हम करते हैं इसको आगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है क्या, मेयर्स फॉर्मूला। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेयर्स फॉर्मूला, और ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक होगा, सेकंड लास्ट टॉपिक, जहां पे हम यहाँ पे सीखेंगे मेयर्स फॉर्मूला और इसके कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो भी वर्क डन होता है उसमें एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें प्रेशर पे हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वॉल्यूम भी कम होती है। क्यों होती है इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R कैसे आता है, ध्यान से देखिए। मेयर्स फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है भाई, ये कहता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको इस लेक्चर के अंदर समझना है। कैसे आता है आइए डिस्कस करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक सिलेंडर को भाई, जो कि हमारा फेवरेट हो गया आजकल। तो ठीक है भाई, और अब जैसा कि हमने इसको पढ़ा कि ये हमारा एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये जो सिलेंडर है इसमें मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हमने भर दी है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हमने यहाँ पे भर दी है, ठीक है। अब इन गैसेस को हम कुछ हीट सप्लाई दे रहे हैं, दो तरीके से देंगे भाई। कैसे देंगे हम, दो तरीके से देंगे। अच्छा ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन मूवेबल है, कैसे है, मूवेबल है, लेकिन ये तब मूवेबल है जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, दोनों में मूवेबल नहीं होगा। तो ये पिस्टन है, मान लो कुछ वर्क डन किया हमने इसमें, ठीक है। तो वर्क डन जो करेंगे, हीट सप्लाई देंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि C इज इक्वल टू Q अपॉन में N डेल्टा T होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक हीट की बात करें, स्पेसिफिक हीट जो किसी कॉन्स्टेंट, किसी टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो Q अपॉन में N डेल्टा T के बराबर होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या कि C N डेल्टा T इज इक्वल टू Q, ठीक है भाई, ये समझ लेते हैं। मतलब कि सिस्टम को हीट सप्लाई दिया तो C N डेल्टा T की बात करेंगे, और चूंकि ये N मोल्स ऑफ गैस है
तो वहां पे n रहेगा, लेकिन 1 मोल ऑफ गैस की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 लेते हैं। सपोज n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं आप, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, इसको यहीं छोड़ दो, यहाँ देखते हैं। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, फिर डिफरेंस निकालेंगे दोनों को, ठीक है। चलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को हमने सप्लाई दिया हीट का, तो क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू इज इक्वल टू, कैसे आया तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू, ठीक है भाई। डब्ल्यू मतलब कि वर्क डन, क्योंकि हमें पता है कि dv इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, क्यों भाई, तो पहले तो ये समझ लो कि dq इज इक्वल टू du प्लस में p dv लिख सकते हैं, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि भाई वॉल्यूम, अब वर्क डन जो होता है p इंटू dv के बराबर होता है, कैसे, तो आप यहाँ देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां से हम मान लो इस पिस्टन ने मूव करने में dx डिस्प्लेसमेंट किया होगा, और इसका जो प्रेशर उसमें पी रहा होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में dx, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, w इन पी dv, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, अच्छा हम यहाँ पे dv इज इक्वल टू 0, कोई कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज तो होगी नहीं हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसमें ये होता है कि भाई dv 0 के बराबर हो जाएगा, अब dq जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, du के बराबर होगा, ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। अच्छा dq किसके बराबर है यहाँ पे, c एंड डेल्टा t के बराबर, तो हम लिखेंगे c, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो cv लिख देंगे, एंड डेल्टा t इज इक्वल टू du, आई बात समझ में, सॉरी du होगा, du। अब फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस की बात करेंगे तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, cv डेल्टा t इज इक्वल टू du, इसको बनाइए क्वेश्चन में, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, अब लिखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये जो पिस्टन है ये मूव कर सकता है, पहले वाले केस में ये फिक्स था, अब ये मूवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली सेम डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू, ठीक है भाई। तो डी क्यू इज इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा, डी यू तो हमारे पास है ही पहले से ही, प्लस में डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पीडीवी, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा, पीडीवी। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, डी क्यू को लिख सकते हैं क्या, सी, और कांस्टेंट प्रेशर पे तो पी, और एन डेल्टा टी या डी टी लिख देते हैं शॉर्ट में, डी टी इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू यहां से ले लो, सीवी डेल्टा टी, सीवी डेल्टा टी प्लस में पी डीवी। फॉर 1 मोल की बात करेंगे, फॉर 1 मोल तो ये हो जाएगा सीपी dt, और माइनस उधर ले आते हैं, तो सीवी dt, और इसको dt लिखा है, इसको dt कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू पी डीवी, और इसको हम dt लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ये चीज आप ध्यान समझना। तो वही हो गया सीपी माइनस सीवी, और यहाँ से हमने dt को ले लिया कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा p, ठीक है। पी डीवी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है, एन आर डेल्टा टी के बराबर, क्योंकि एन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और हमारा dt क्या हो जाएगा, dt से कैंसिल हो जाएगा, dt को हम बेसिकली ऐसे लिखते हैं, चेंज लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो इससे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं तो इससे पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, क्योंकि ये हमारा 1 मोल है, 1 मोल की बात कर रहे हैं गैस, तो ये रिलेशन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो कि हमें ड्राइव करना था।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको समझना चाहिए 2 केस में, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं भाई, जल्दी से बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो बोल देना, अगर समझ में आया हो, नहीं आया हो तो, आया हो तो बढ़िया, नहीं आया हो तो फिर से बताएंगे, हेल्प करेंगे आपकी, आपको सपोर्ट करेंगे। अरे तुम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे भाई, करना तो पड़ेगा। क्या हाल चाल, बढ़िया, चलिए भाई, तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो लास्ट टॉपिक हो इस चैप्टर का हमारे। इस चैप्टर के अंदर इतना ही टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो वो आप देखो क्या हो जाएगा। वो टॉपिक हमारा ये है कि वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी जो होता है सीवी से ज्यादा क्यों होता है, हमें इसको डिस्कस करना है। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो अब ये देखो कि किसी भी सिस्टम को जब इंटरनल एनर्जी का इंटरनल किसी भी सिस्टम को जब हम हीट का सप्लाई देते हैं तो वो सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले खुद पे काम करता है, अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, और फिर जाके वर्क डन करके देता है वो। तो वर्क डन तब करेगा जब पहले इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। अब सीपी पे कांस्टेंट प्रेशर पे चीजें होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है कि हम जो वर्क डन देंगे, हम जो एनर्जी देंगे, उसका इस्तेमाल 2 तरीके से करेगा सिस्टम, एक तो खुद के लिए, एक वर्क करने के लिए, एक्सपेंशन वहां पे पॉसिबल है। लेकिन सीवी पे क्या होता है, सिर्फ एक्सपेंड नहीं करना होता, जो भी एनर्जी सप्लाई दिया जाएगा किसके लिए होगा, खुद के लिए। मतलब कि अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए काम करेगा सिस्टम। तो सिस्टम जब सिर्फ अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। लेकिन जब सिस्टम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के साथ साथ काम करके भी दे तो कांस्टेंट प्रेशर होता है। इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा चाहिए, बिकॉज इट हैज मल्टीपल फंक्शन एज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, एंड ऑल्सो इट हैज टू do some work on the system, so the work by the system. So by working some work by the system, for that some energy is required, and to increase their internal energy, for that some energy is required, and that is why Cp is more than Cv. I hope you get right. देखो एक बार क्या होता है, Cp greater than Cv because at constant pressure part of the heat, अब यहाँ पे sum लिखना भूल गए हमारा एडिटर, sum part, तो यहाँ पे सम आएगा, ठीक है। सम पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी गोज इनटू डूइंग वर्क डन एक्सपेंशन में, इन एडिशन टू इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर को इंक्रीज भी करना है, सम वर्क डन भी करना है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो वर्क इज डन, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, सो ऑल द हीट एनर्जी इंक्रीजेस ओनली इट्स इंटरनल एनर्जी। फॉर एन आइडियल गैस द रिलेशन Cp minus Cv is equals to nRT होता है। Therefore, Cp is always greater than Cv because energy is also used for the work done as constant pressure. आई बात समझ में? So this is the final revision of the चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो गाइस ये चैप्टर हमारा वन शॉट में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हर एक डेरिवेशन, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले और भी वन शॉट आने वाले हैं। सो गाइस दिस इज द फाइनल बैटल फॉर यू, जहां पे आपको अब ये नहीं तो कुछ भी नहीं, यही तुम्हारी जीत है, और इसके थ्रू तुम्हें जाना है, इसके थ्रू आगे बढ़ना है। और याद रखना यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप फाइनल टाइम में भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई, अब तो पढ़ो, जग जाओ, सुबह हो गई। अगर नोट्स बना लिए, साइनों बना लिए, तो इनको रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से। ये लास्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करके जाना, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम लगे हुए हैं, मैं तुम सबके लिए लगा हुआ हूं, बट जहां पे जिस चैप्टर में लगे डाउट है कमेंट कर दो, पक्का उसका वीडियो मिलेगा आपको। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जितना हो सके आखिरी टाइम में रिस्ट्रिक्शन से दूर रहो, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, क्योंकि मैं नाइट में शूट कर रहा हूं।